सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। योगी सरकार 2.0 में विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है। आज फिर राजधानी लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी के नेतृत्व में बैठक शुरू हो रही है। सीएम की इस बड़ी बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी उच्च अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि औद्योगिक और अवस्थापना विभाग का प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। प्रेजेंटेशन के अलावा मुख्यमंत्री और भी कई बैठक करने वाले हैं। खास बात यह है कि कमिश्नरेट लागू होने के बाद कानून व्यवस्था से मिली सफलता के बाद कई और कमिश्नरेट बनाने पर निर्णय हो सकता है। तो सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां 2.0 का कार्यकाल संभाला है, उसके बाद ही सख्त निर्देश लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज एक बार फिर से बैठक हो रही है लोक भवन में। सीएम योगी की ये बड़ी बैठक हो रही है और कमिश्नरेट लागू करने के बाद जो सफलता मिली है, उपलब्धियां मिली हैं और जो भी उससे फायदे हुए हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए आगे आने वाले समय में कई और जगह पे भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने को लेकर आज चर्चा हो सकती है। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि कमिश्नरेट लागू होने के बाद कानून व्यवस्था जिस तरह से सुधरी है और जिस तरह से अपराधों पर लगाम लगती नजर आई है और कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां मिली हैं, इन सभी चीजों पे आज चर्चा होने वाली है। पूरे कैबिनेट के मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, योगी सरकार 2.0 में विभागों का प्रेजेंटेशन भी अब शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सभी बड़े नेता चेहरे सब मौजूद है इस बैठक में और सभी के साथ बैठक होगी और सभी अपने कामों का ब्यौरा सौंपेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और ये चर्चा राजधानी लखनऊ के लोक भवन में सीएम के नेतृत्व में होगी। तो लोक भवन में सीएम योगी आज बैठक कर प्रेजेंटेशन देखेंगे और इस प्रेजेंटेशन में कई चीजों के बारे में चर्चा होगी। सीएम की इस बड़ी बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी उच्च अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि औद्योगिक और अवस्थापना विभाग का प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। आज प्रेजेंटेशन के अलावा मुख्यमंत्री और कई बड़े चेहरे बैठक करने वाले हैं और खास बात यह है कि कमिश्नरेट लागू होने से कानून व्यवस्था को मिली सफलता के बाद कई और कमिश्नरेट बनाने पर निर्णय हो सकता है इस बैठक में। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बैठक कितनी अहम है और कितनी देर में शुरू होने वाली है? देखिए, बैठक लगभग अभी 5:15 बजे शुरू होने वाली है और मैं आपको बता दूं कि लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। सभी अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, साथ साथ जो उनका मंत्रिमंडल है वो भी वहां पहुंचने वाला है और कुछ लोग पहुंच भी वहां चुके हैं। मैं आपको बता दूं उससे कहा कि जिस तरह से जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उस कार्यकाल की शुरुआत से ही वो लगातार सक्रिय है और अलग अलग माध्यम से वो जनता के बीच तमाम तरह की योजनाओं को ला रहे हैं और साथ ही साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा उसके लिए उन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी है। जिसकी उन्होंने कहा है कि 100 दिन का एजेंडा बनाएंगे, हम 6 माह का रोड मैप बनाएंगे और 1 साल का विस्तृत रोड मैप उनके द्वारा बनाया जाएगा और उस पर लोगों का काम भी शुरू हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है कि 15-15 दिन में खुद समीक्षा करें और प्रेस के माध्यम से बताएं कि हम कहां तक पहुंचे हो, कहां तक कौन सी योजनाएं हमारी चल रही हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो विभागवार सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनकी हर 30 दिन पर समीक्षा करेंगे और जानेंगे कहां तक योजनाएं चल रही है, कहां तक पूरी हुई है और आने वाले समय में हम योजनाओं को कहां तक बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से उनका कार्यकाल चला, निश्चित रूप से बहुत अहम बैठक है और लगातार वो सारी योजनाओं का प्रेजेंटेशन खुद देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो विभागीय प्रेजेंटेशन है वो भी देख रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरी ये बात है कि विभागवार ले रहे हैं, पहले किसी सेक्टर को ले रहे हैं और आज मुख्यमंत्री ने उद्योग और अवस्थापना विभाग को लिया है, जिसके सारे कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और वहां जो मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी वो भी वहां पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ बड़े निर्णय यहाँ पर हो सकते हैं। गौरव, अगर बात करें कार्यकाल की, जिस तरह से सीएम योगी ने 2.0 को संभाला है और जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो चाहे 100 दिन का खाका हो, प्रेजेंटेशन लेना हो हर विभाग का, तो क्या इस तरीके से कभी पहले भी काम हुआ है या पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है?
नहीं, ये फिलहाल तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है। पहले जो पहला उनका कार्यकाल था, मैं आपको बता दूं कि लगातार दौरे करते थे, सक्रिय रहते थे और तमाम उन जनपदों का उन्होंने दौरा किया था जिनका आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने दौरा नहीं किया है। कहा जाता था कि अगर वह उस दौरे पर जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री है वो अपनी कुर्सी गंवा देता है, पर यहाँ पर जनता ने न्याय करते हुए तमाम मुफ्त के वादे जो विपक्ष के द्वारा किए गए थे, तमाम मुफ्त के वादों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर 37 साल पुराना मिथक तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनाई है और एक मुख्यमंत्री जो कि पिछले कार्यकाल को पूरा किया था वो दोबारा मुख्यमंत्री बना, निश्चित रूप से वो जनता के साथ न्याय के करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और उनका दूसरा जब कार्यकाल शुरू हुआ था, मैं आपको बता दूं, दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने बड़ा निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो मुफ्त राशन योजना है उसको हम 3 महीने के बढ़ा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि ये जो मुफ्त राशन योजना है ये केवल मार्च 2022 तक रहेगी। पर अपनी पहली ही बैठक में उन्होंने जनता के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए मुफ्त राशन योजना शुरू की। और मैं आपको बता दूं, उसी दिन शाम को जब केंद्रीय समिति की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा यहाँ पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम भी जो प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना है उसको सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा रहे। तो निश्चित रूप से जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, 25 मार्च को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद से लगातार सक्रिय है। और साथ ही साथ सक्रियता उनकी यहां भी झलकती है कि उन्होंने मंत्रियों को भी आज आदेश दिया है कि उनको लखनऊ में 4 दिन रहना है और साथ ही साथ काम भी करना है और हर योजना की वो समीक्षा स्वयं करेंगे और समय समय पर प्रेस के माध्यम से जनता को बताएंगे भी। जी, अगर बात करी जाए कमिश्नरेट की, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में कमिश्नरेट को लेके भी और जो भी उपलब्धियां हासिल करी है कमिश्नरेट सिस्टम में, जैसे कि अपराध कम हुए हैं, इनको लेकर भी चर्चा हो सकती है और बाकी जगह पे भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात हो सकती है। अगर बात करें उपलब्धि की, तो कितनी कमी आई है पहले से कमिश्नरेट लागू होने के बाद, और अगर कमी आई है तो क्या बाकी जिलों में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है? देखिए, कमिश्नरेट में आपको बता दूं, जब कमिश्नरेट लागू होता है तो सबसे पहले जो एक शहरी विभाग होता है, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। जो अर्बन होता है वहां कमिश्नरेट चलता है, जो ग्रामीण विभाग है वो अलग हो जाता है। जैसे अगर हम लखनऊ कमिश्नरेट की बात करें तो लखनऊ का ग्रामीण एरिया है जो आज भी वहां पे एसपी काम करते हैं, वो बटा हुआ है। इसके अलावा जो कमिश्नरेट है वो लखनऊ में लागू होता है, यानी लखनऊ जो अर्बन है वो पूरे यानी शहर में लागू होता है। इस तरह जब शुरुआत हुई थी कमिश्नरेट सिस्टम की तो लखनऊ और नोएडा में शुरू किया गया था, उसके बाद बनारस और कानपुर में शुरू किया गया। निश्चित रूप से माना जा रहा है कि नोएडा सटे यानी एनसीआर से कटे गाजियाबाद में भी कमिश्नरेट शुरू कर सकते हैं और कमिश्नरेट की उपलब्धि की बताएं तो बढ़ जाता है और चरणबद्ध तरीके से काम भी कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसमें खाका भी मिलता है, पावर भी मिलती है और काम करने का मौका भी मिलता है। निश्चित रूप से कमिश्नरेट प्रणाली है वो धीरे धीरे आज गाजियाबाद की बात चल रही है, इसके बाद हो सकता है कि प्रदेश के कई बड़े शहरों में लागू भी हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधे तौर पे कई मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि गाजियाबाद को भी कमिश्नरेट के अंतर्गत लाया जा सकता है और कई उपलब्धियां जो अभी तक हासिल करी है कमिश्नरेट सिस्टम ने, उसको देखते हुए आज चर्चा होगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में फिर तबादला एक्सप्रेस चलाया गया है। तबादला एक्सप्रेस में रायबरेली के जिलाधिकारी रहे वैभव श्रीवास्तव का भी तबादला हुआ है। वहीं 2009 बैच की आईएएस माला श्रीवास्तव, जो कि पूर्व में बहराइच, औरैया और बस्ती जैसे अहम जनपदों में डीएम के पद पर कार्यरत रही हैं, वो रायबरेली जनपद की नई जिलाधिकारी होंगी। सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज बट्सगंज स्थित गौवंश आश्रय स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने चारे की उपलब्धता, पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था को चेक किया और उन्होंने बायोगैस से संचालित जनरेटर को भी देखा। वहीं डीएम के निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। खबर बहराइच से है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना मटेरा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान अपराध, भूमि विवाद, हत्या से संबंधित सभी अभिलेखों का जांच कर उचित रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं साइबर अपराध और महिला अपराध के लिए अलग डेस्क बनाए गए हैं और फ्लैक्स बोर्ड लगाकर जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में पत्रकारों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में 16 अप्रैल को बलिया बंद का आह्वान किया गया है। पेपर लीक मामले पर वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन सिंह का कहना है कि उनको अधिवक्ता, छात्र नेता, व्यापारी संगठन, शिक्षक संगठन का समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
30 मार्च से हमारे पेपर अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में हमारे 3 साथी पत्रकार निर्दोष जो हैं उनको जिला प्रशासन ने गलत तरीके से फंसा के जेल भेजे हुए हैं। उनकी रिहाई के लिए, बाइज्जत रिहाई के लिए और बलिया से डीएम और एसपी के निलंबन के साथ विदाई के लिए हम लोग कल यानी कि 16 अप्रैल को बलिया बंद का आह्वान किए हुए हैं। संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा की तरफ से बलिया बंद का आह्वान किया गया है। इस आह्वान को जनपद के सभी सामाजिक संगठनों ने, व्यापार मंडल के साथियों ने, छात्र नेताओं ने, छात्र संगठनों ने, सरकारी कर्मचारी संगठनों ने, प्राथमिक शिक्षकों ने, जितने भी अधिवक्ता संगठनों ने, पटरी व्यवसायियों ने, सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया है। प्रयागराज में शराब के नशे में चूर वर्दीधारी सिपाहियों ने रौब दिखाते हुए कार से खुले रोड पर असलहा लहराया। असलहा लहराने वाले 2 सिपाहियों पर अब एक्शन लिया गया है। दोनों सिपाहियों को एसएसपी प्रयागराज अजय पांडे ने निलंबित किया। बता दें कि 2011 के बैच के दोनों सिपाहियों को निलंबित कर जेल भेज दिया गया है। निलंबित होने वाले दोनों ही सिपाही मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोविड के मामले अब लोगों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी अब कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अप्रैल महीने की अगर बात करें तो 75 केस अब तक आ चुके हैं और बीते 24 घंटों में 18 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। अभी तक गाजियाबाद में कोरोना का नया वेरिएंट देखने को नहीं मिला है। सीएमओ भवतोष शंखधर के मुताबिक अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमित बच्चों में भी बहुत ज्यादा लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों में गाजियाबाद के 8 स्कूलों के 12 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए थे, तो वहीं अब मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कई स्कूलों ने क्लास बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। पिछले दिनों से एनसीआर रीजन में मरीज बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसी संदर्भ में कुछ बढ़ोतरी गाजियाबाद जनपद में भी हुई है। सर, तो अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में कितने केस रिपोर्ट हुए और लास्ट 24 घंटे में कितने केस रिपोर्ट हुए? अप्रैल में करीब 75% के करीब आए हुए हैं, जो कि विभिन्न एज ग्रुप के हैं। कल 24 घंटे में 16 केसेज आए। रायबरेली में डीह थाना क्षेत्र के मोहगवा ग्राम में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में एक पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 6 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साहब, हमारा लड़का का रहा गोबर भाव का मारी पीटे, तो हम लोग थोड़ा बचाव चक्कर में गए, तो हम लोगों का घेर घाट के सब लोग परिवार में लड्डन पाले, माता फिर पाले और संतोष पाले, पूरा परिवार बीबी बच्चा सहित सब लाठी डंडा जो औजार मिले हर औजारों से मारे साहब। कितने लोग थे मारपीट मारने में? सर हमको बहुत लोग थे, हम सब गिनने पाए करीब। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर समेत 3 लोगों ने महिला को हवस का शिकार बनाया। साथ ही पीड़िता के साथ लूटपाट भी की गई है। वहीं मौके से आरोपी फरार हो गए हैं, जहां पुलिस ने महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है। जानकारी के मुताबिक मौके पर एसएसपी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ऑटो चालक और 2 अन्य व्यक्तियों पे उसने उनके खिलाफ सूचना दी है कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है। दुष्कर्म आदि के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर अधिकारियों द्वारा और थाना प्रभारी की टीम द्वारा और जनपद की क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना करते हुए जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाइयाँ जारी हैं और एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। महिला का मेडिकल करा दिया गया है।
खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ सीतापुर, मिश्रिक और बिसवा में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इन पर 25,000 का इनाम भी है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों से नकदी और जेवरात बरामद किए हैं। थाना मिश्रिक में एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। कल एक अर्टिगा गाड़ी से 6 लोग रात में लूट और चोरी करने की योजना बना के उस एरिया में भ्रमणशील थे। हमारी शॉर्ट सर्विलांस की टीम, थाने की टीम ने उनको घेराबंदी करने का प्रयास किया, जहां उनमें परस्पर फायरिंग हुई और उसमें 3 कुख्यात अभियुक्त मय, तमंचा, नकदी के गिरफ्तार हुए। अर्टिगा गाड़ी बरामद हुई, इसमें 3 कुख्यात अभियुक्त वहाँ से फरार हो गए थे। थाना मिश्रिक में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए वो उनमें आमिर और मुख्य अभियुक्त था। उनके पास से जनपद की 7 नकदनी और लूटों की तमाम माल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। जानकारी ये हुई कि ये कुख्यात गैंग, जिनमें कुल 6 लोग थे और ये सभी लोग अर्टिगा गाड़ी से शाम को निकलते थे। जनपद सीतापुर आसपास के जनपद में रात्रि में घरों में जाकर नकदनी या लूट वाली घटना करते रहते थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।